गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पैथ फॉर मी। आई एम सुमित रावत ऑफ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ GMC रतलाम। तो दोस्तों जैसे कि अपना लास्ट जो सीरीज़ थी अपनी कार्डिक पैथोलॉजी की वो फिनिश करिए। उसके बाद अपन ने थोड़ा एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में भी जाना। दोस्तों ये आज का जो टॉपिक है दैट इज़ हीमोलाइटिक एनीमिया। ये थोड़ा अपना स्किप टॉपिक है, थोड़ा अपन से बीच में स्किप हो गया था, छूट गया, तो मैंने सोचा कोई ना कोई, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको कवर किया जाए। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको इसलिए मैंने आपको ये हीमोलाइटिक एनीमिया के ऊपर वीडियो बना दी है, जिससे कि आपका पूरा जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है एक कंप्लीट हो जाए पूरा। ये छूट रहा था बाकी। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट कर अपन आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा क्या है, लेंदी टॉपिक है तो अपन इसको 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे। अपन पूरा एक वीडियो में इसको लेंदी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए एक प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट करें अपना स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक दैट इज़ हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया सिंपल से मैं आपको बताऊं, हीम का मतलब रहता है आपका RBC मानिए, आप RBC से मानिए, और लाइसिस का मतलब होता है इसका डिस्ट्रक्शन मानिए या फिर ब्रेकडाउन जो भी है। तो दैट इज अनेमिया जो कॉज्ड बाय द इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, मतलब RBC के डिस्ट्रक्शन से क्या हो रहा है, अनेमिया हो रहा है, दैट इज हीमोलाइटिक अनीमिया। सिंपल सी बात है। अब होता कैसे है, हाउ डज इट अकर, मतलब द डिस्ट्रक्शन, हाउ द डिस्ट्रक्शन अकर। तो मान के चलिए आपकी जो बोन मैरो में जो सिंथेसिस हो रही है RBC की, विच रीच टू द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में अपन को पता है लाइफ स्पेन 120 डेज रहती है RBC की। उसके बाद जो RBC है दैट रीच टू द बोन मैरो, फर्दर लिवर और स्प्लीन। वहाँ पर उसे मैक्रोफेजेस इंगल्फ कर लेंगे और उसका क्या कर देंगे, डिस्ट्रक्शन कर देंगे। बोन मैरो में करेंगे, लिवर में भी उसका डिस्ट्रक्शन कर देंगे और स्प्लीन में भी डिस्ट्रक्शन कर देंगे, जिसकी वजह से जो फर्दर एनीमिया, आपको अगर लिवर डिसीज़ है, स्प्लीन से रिलेटेड कोई डिसीज़ है या फिर बोन मैरो से कोई रिलेटेड डिसीज़ है, तो आपको वो कंडीशन में अगर एनीमिया हो रहा है तो दैट इज़ ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। ठीक है, तो द डिस्ट्रॉयज रेड सेल्स आर रिमूव्ड मेनली बाय द मैक्रोफेजेस। ऑब्वियस सी बात है, अब डिस्ट्रक्शन हो गया है तो मैक्रोफेज उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। एक सिस्टम रहता है जिसके थ्रू वो रिमूवल होता है अपना जो डिस्ट्रॉय RBC हो चुके हैं उनका। अब RBC का ब्रोक डाउन इन RE सिस्टम जो अपन ने डिवाइड करा है दैट इज हीमोग्लोबिन लिबरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। जिसे अपन को पता है हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन इसके 2 पार्ट, हीम और ग्लोबिन। दैट इज ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट एंड हीम इज आयरन पार्ट। ठीक है, तो ग्लोबिन से अपना अमाइनो एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस होगी एज यू नो, और हीम जो आयरन पार्ट है वो आयरन जो कि रिसर्कुलेशन में जाके मेरो इराइथ्रोब्लास्ट जो कि वापस बोनो मैरो में जाएगा और वहाँ पर RBC फॉर्मेशन करेगा। भाई प्रोटोपोरफायरिन बिलिरुबिन बनाएगा जो कि कंजुगेटेड इन लिवर में जाके कंजुगेशन होगा उसका। ठीक है दोस्तों, ये तो अपन ने बता दिया कि RBC ब्रेकडाउन से अपन, क्योंकि अपन को पता है जो हीमोग्लोबिन है वो अपने RBC की सरफेस पे, तो ये RBC का अगर ब्रेकडाउन होगा तो वो बिलोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में टूटेगा, फर्दर उससे जो भी ये आपको मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस कंजुगेशन वो चीज़ होगी। ठीक है, आप जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया की स्लाइड देखते हैं तो हीमोलाइटिक एनीमिया की स्लाइड में आपको सिंपल जो ये दिख रहे हैं दैट इज नॉर्मोब्लास्ट। इधर मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ, दैट इज क्या अपने नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, तो सारे के सारे रिवील्स इंक्रीज नंबर ऑफ मैच्योरिंग इराइथ्रोइड प्रोजेनेटर्स नॉर्मोब्लास्ट, जिससे अपना RBC बनता है तो उनका इंक्रीज, उनका नंबर आपको क्या मिलेगा, बढ़ता हुआ मिलेगा। तो आप इस तरीके से इसमें स्लाइड एक देखने को मिलेगी आपकी इसमें। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। अब फीचर्स क्या है उसके, फीचर्स जो अपन जा रहे हैं तो दैट इज शॉर्टेंड रेड सेल लाइफ स्पेन, मतलब प्रीमेच्योर जो डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब लेस देन 120 डेज ऑफ रेड सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, हीमोलाइटिक एनीमिया 120 दिन से पहले ही डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। इंक्रीज एराथ्रोसाइसिस इन द मोरो विच इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट। ऑब्वियस सी बात है, एराथ्रोपोजेसिस मतलब ब्रेक डाउन जो अपना हो रहा है या फिर जो सिंथेसिस हो रही है बोन मैरो में वो कैरेक्टराइज पे कि रेटिकुलर साउंड बढ़ रहा है, उस वजह से अपन बता सकते हैं कि एराथ्रोपोजेसिस हो रही है। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कैटाबॉलिज्म। ऑब्वियस बात है, हीमोग्लोबिन टूटेगा, ब्रेकडाउन उसका होगा तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन जो उसके फर्दर प्रोडक्टेड होंगे वो बनेंगे, जैसे अपना प्रोटीन देखा, अपन कंजुगेशन लिवर में देखा। ठीक है, टाइप्स ऑफ हीमोलाइसिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके टाइप्स क्या आपको पता होना चाहिए किस टाइप की। तो 2 जनरली अपन 2 टाइप्स पढ़ते हैं, दैट इज इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस और एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। ठीक है, तो मान के चलिए RB का डिस्ट्रक्शन हुआ, RBC टूट गया बहुत से छोटे छोटे में। ठीक है, अब डिस्ट्रक्शन इनसाइड ब्लड वेजल और इन द सर्कुलेशन, मतलब ब्लड वेजल के या तो अंदर हो गया या फिर सर्कुलेशन में जा रहा है तब। दूसरा क्या है, द डिस्ट्रक्शन इनसाइड मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम, मतलब जो अपने मोनोसाइट से रहते हैं या फिर जो फैगोसाइटिक सेल रहते हैं उनके थ्रू हो रहा है। तो जैसे कि अपन मोनोन्यूक्लियस से अब जो
जितने भी पेरिफेरल सिस्टम्स हैं, जैसे कि अपने लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, मेनली इन्वॉल्व जो रहते हैं, जो कि आरई सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, ठीक है, उसमें क्या रहता है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस। और यहाँ पर ब्लड वेजल में जब हो रहा है तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, मतलब पेरिफेरल ब्लड में। कहने का मतलब क्या है, सिंपल से, अगर ब्लड वेजल के अंदर हो रहा है तो इंट्रावेस्कुलर, ब्लड वेजल के बाहर किसी सिस्टम में हो रहा है जैसे लिवर, स्प्लीन, तो दैट इज एक्स्ट्रा वेस्कुलर, ठीक है। अब दोनों के कुछ फीचर मतलब डिफरेंस है दोनों में, तो वो देख लेते हैं। जनरली जो इंट्रावेस्कुलर होती है वो लेस कॉमन होती है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर मोर कॉमन होती है। ऑब्वियसली बात है, अपन को एक्स्ट्रा पेरिफेरल सिस्टम डिसीज ज़्यादा देखने को मिलती है इस वजह से। तो इंट्रावेस्कुलर जो है वो क्या कैरेक्टराइज करता है, हीमोग्लोबिन्यूरिया, मतलब फ्री हीमोग्लोबिन ब्लड में, हीमोग्लोबोनेमिया है ये, दैट इज फ्री हीमोग्लोबिन ब्लड, और हीमोग्लोबिन्यूरिया दैट इज हीमोग्लोबिन एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है। हीमोसाइडोरियूरिया, कहने का मतलब क्या, हीमोग्लोबिन से क्या हीमोसाइड्रिन बनेगा, दैट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है। मीथीमोग्लोबिनेमिया, मतलब फ्री हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीडाइज टू मीथीमोग्लोबिन। इंक्रीज सीरम एलडीएच का लेवल, जैसे कि अगर माइल्ड जॉन्डिस है उसको, तो एलडीएच मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है उसका लेवल थोड़ा अपन को एलिवेटेड मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक्स्ट्रावेस्कुलर की बात करूं, दैट इज सीवियर जॉन्डिस मिलेगा यहाँ पर, स्प्लेनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, ऑब्वियस सी बात है, लिवर, स्प्लीन इन्वॉल्व में। नो फ्री हीमोग्लोबिन रिलीज इन सर्कुलेशन, यहाँ पर कोई भी फ्री हीमोग्लोबिन नहीं है, याद रखें। यहाँ पर फ्री ब्लड में था, इस वजह से हीमोग्लोबिनीमिया हो रहा था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मेनली ऑर्गेनोमेगली आपको देखने को मिलती है, जैसे कि स्प्लीन और हेपेटोमेगली, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपन ने थोड़ा जाना कि हाँ इसका क्या मतलब क्या है क्या नहीं है, क्या हीमोग्लोबिन मतलब कितने टाइप्स की अपनी हीमोलाइसिस है, ठीक है। अब कुछ इसके टाइप्स मतलब क्लासिफिकेशन, जो मेनली क्लासिफिकेशन पे भी क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोलाइटिक अनीमिया, दैट इज एक्वायर्ड और हेरिडेटरी। एक्वायर्ड इन द सेंस किसी इम्यूनिटी, मतलब किसी एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर किसी मतलब हीमोग्लोबिन कैसे ब्रेक हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, तो उसका किसी माइक्रोएंजियोपैथी ब्लड वेसल का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक्वायर्ड। और हेरिडिटरी मतलब किसी जीन या ट्यूमर का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा ट्यूमर का जीन या फिर कोई एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा। तो मान के चलिए ये अपना आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर अपने ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके अंदर एंजाइम है और हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उससे एंटीबॉडी आकर लगी है, इतना काम होना है, ठीक है। तो एक्वायर्ड में क्या होगा, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, और माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, और पैरोक्सिमल नॉक्ट्यूरल हीमोग्लोबिन्यूरिया, ठीक है। तो 3 टाइप अपन किसमें मेनली एक्वायर्ड में पढ़ेंगे। वहीं हेरिडेटरी की बात करूं, जो कि मेनली एबनॉर्मेलिटी इन सेल मेम्ब्रेन, अगर सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी में कोई दिक्कत है, एबनॉर्मेलिटी इनसाइड आरबीसी, आरबीसी के अंदर कोई दिक्कत है, तो आरबीसी है तो उसके अंदर एंजाइम भी है, हीमोग्लोबिन भी है, एंजाइम है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी एंजाइम की है, तो उससे वो उस टाइप का एनीमिया होगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, अगर हीमोग्लोबिन के बेसिस पर बात करें तो क्वालिटेटिव अपने सिकल सेल एनीमिया डिसीज, और क्वांटिटेटिव में अपनी थैलेसीमिया आ जाएगी। वहीं आरबीसी की मेम्ब्रेन से रिलेटेड है तो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, जिसमें प्रॉब्लम विद शेप ऑफ आरबीसी का क्या रहता है, स्फीयर शेप का अपना को देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ चीज़ याद रखने की है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी में, उसमें दोनों इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर आपको दोनों की दोनों देखने को मिलती है, लेकिन मेनली कौन सी होती है वहाँ पर, इंट्रावेस्कुलर, ठीक है। वहीं सिकल सेल एनीमिया में एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस भी होती है, इंट्रावेस्कुलर दोनों में होती है, लेकिन वहाँ पर मेनली क्या होती है अपनी एक्स्ट्रावेस्कुलर। तो ये आप थोड़ा याद रखें कि अपन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी अपनी इंट्रावेस्कुलर मेनली होती दोनों हीमोलाइसिस होंगी, एक्स्ट्रावेस्कुलर भी इंट्रावेस्कुलर, लेकिन इंट्रावेस्कुलर मेनली होगी। वहीं एससीए में सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ में एक्स्ट्रावेस्कुलर होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो अपन ने दोस्तों उसके बारे में जाना कि हाँ हीमोलाइटिक एनीमिया के कितने टाइप्स हैं, क्या क्लासिफिकेशन, क्या उसके फीचर्स हैं, और उसका डिस्ट्रक्शन जो आरबीसी का हो रहा है जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है वो हो कैसे रहा है, वो अपन ने देखा। अगली बार जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन जो इसका क्लासिफिकेशन उसको फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया और हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपन इस पर थोड़ा एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर अपना वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। तो द प्रिंसिपल क्लिनिकल फीचर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कहने का मतलब क्या है कि इसमें सारे के सारे हीमोलाइटिक एनीमिया के क्या है प्रिंसिपल अपने क्या है फीचर्स हैं, बाकी क्या नहीं है क्या नहीं ये बताना। प्रिंसिपल फीचर इंक्लूड ऑल, तो हीमोग्लोबिन्यूरिया, जॉन्डिस, स्प्लेनोमेगेली, हीमोसाइडिन्यूरिया, कहने का मतलब क्या है, इसमें ये पूछना चाह रहा है इसमें कि जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर अपन ने पढ़ा और इंट्रावेस्कुलर पढ़ा, जो हीमोलाइसिस पढ़ी है, तो इसमें ये जानना चाह रहा है प्रिंसिपल क्लिनिकल फीचर इंक्लूड ऑल। तो ऑल के अंदर सेंस, अब देखो हीमोग्लोबिन्यूरिया अपन ने किस में पढ़ा था, अपने इंट्रा में पढ़ा था,
जॉन्डिस भी इंट्रा में पढ़ा था और हीमोसाइड्रिन यूरिया भी इंट्रा में पढ़ा था। जो स्प्लेनोमेगाली दैट इज एक्स्ट्रावेस्कुलर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मैं लिखना भूलेगा, इसमें ऐसा से आ रहा हो कि इंट्रावेस्कुलर के आपको फीचर बताने हैं, बाकी जो इंट्रावेस्कुलर का नहीं है वेस्ट है, तो इसका आंसर अपना थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेनली अपने इंट्रावेस्कुलर इमोलाइसिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, प्रिंसिपल क्लिनिकल फीचर ऑफ इंट्रावेस्कुलर इमोलाइसिस एक्सेप्ट, मतलब इंट्रावेस्कुलर में कौन है कौन नहीं है, उसके अलावा तो अपने स्प्लेनोमेगाली जो कि अपना एक्स्ट्रावेस्कुलर में आती है, वहाँ पर ऑर्गेनोमेगाली भी देखने को मिलती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया, जैसे मैं आपको नॉर्मोब्लास्ट वाली स्लाइड दिखाई, तो उससे रिलेटेड ही अपनी मॉर्फोलॉजी में क्या गलत है क्या नहीं, इसमें अपन को बताना है। तो अनेमिया एंड द हाइयर टिश्यू ऑक्सीजन टेंशन लीड्स टू द अपीयरेंस ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर नॉर्मोब्लास्ट। अपन देखते हैं नॉर्मोब्लास्ट देखे तो अनेमिया तो है, ये क्या है, हाइयर टिश्यू ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर लो, ऑब्वियसली बात है टिश्यू ऑक्सीजन तो कम ही मिल पाएगा ना, और आरबीसी क्या ऑक्सीजन कैरिंग रहता है, तो आरबीसी है ही नहीं, तो कहाँ से ऑक्सीजन, तो लो ऑक्सीजन आएगा टिश्यूज़ के पास। तो ये क्या है, स्टेटमेंट पहला ही गलत हो गया, क्योंकि अपन से गलत ही पूछा था। बाकी आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोसाइड्रिन पार्टिकुलरली इन द स्प्लीन बोन मैरो लिवर, ऑब्वियसली बात है, सही है। सीवियर एनीमिया एज एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटाइटिस अपीयरेंस इन लिवर स्प्लीन लिम्फ नोड, ये भी सही, सीवियर एनीमिया होगा, वहाँ पे मेगेलीस होंगी। क्रोनिक हीमोलाइसिस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट गोल्डस्टोन कोलिलिथियासिस, ऑब्वियसली बात है, क्रोनिक हीमोलाइसिस में आपको कोलिलिथियासिस देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो थर्ड क्वेश्चन, कॉज ऑफ इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस प्रीडोमिनेंट वाइल और एक्सेप्ट, मतलब इंट्रावेस्कुलर के लिए कौन सा गलत है हीमोलाइसिस के लिए, तो फेल्सीफेरम मलेरिया नहीं, फेल्सीफेरम मलेरिया आपको जनरली एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस में देखने को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपका वहाँ पर लिवर स्प्लीन जो कि इन्वॉल्वमेंट है मेगली, वहाँ के मैराथन रनिंग और बैंगो ड्रम बीटिंग जो कि एक फिजिकल, दीज आर द फिजिकल ट्रोमास हैं जो कि आपको जनरली देखने को मिलते हैं किसमें, अपने इंट्रावेस्कुलर में। लेकिन फेल्सीफेरम वाला है वो जनरली किस में देखने को मिलता है, आपको एक्स्ट्रावेस्कुलर में देखने को मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फेल्सीफेरम मलेरिया। बाकी जॉन्डिस तो आपको पता है दोनों में देखने को मिलता है। बाकी आप दोस्तों और अच्छे से बुक पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको इसके क्लिनिकल फीचर और भी दिए हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने इसमें मेनली इन्वॉल्व जो इंपॉर्टेंट है वही इन्वॉल्व करे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये तो आज आपका अपने एक तरह से मैं आपको बताऊँ व्हाट इज द हीमोलाइटिक एनीमिया मीन, एक ओवरव्यू आपका उसका क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स, उसके क्लिनिकल फीचर और हाउ द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी अकर। उसके बाद अपन ने थोड़ा इसका एमसीक्यू भी देखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप दोस्तों अपने बुक पढ़िए इसके बाद अच्छे से, क्योंकि बुक बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको। बुक आप पढ़ोगे तो आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे, आपको एक दिमाग में एक व्यू बनेगा कि हाँ क्या चीज़ कैसे है, क्योंकि वहाँ पर इमेज के साथ आप कोरिलेटेड करके पढ़ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हालांकि मैं इमेज सारी देता हूँ, लेकिन फिर भी आप उसमें और अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए हीमोलाइटिक एनीमिया। थैंक यू सो मच।